मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं सर। जी धन्यवाद। आदरणीय हीरालाल भाई साहब ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं हीरालाल भाई साहब? पूछना तो नहीं चाहता, मैं एक बंगाली में गीत सुनाना चाहता हूँ। गीत जी जी, सुनाइए सुनाइए। तो आज एक महासंयोग है कि हमारी योग क्लास में ये दोनों जो योग शिक्षक हैं और योग जो आपके मुख्य अतिथि हैं, ये दोनों जने पश्चिम बंगाल से हैं। और दूसरा महासंयोग ये है कि दोनों कलकत्ता से हैं। और एक और बड़ी बात है, ये दोनों जन का नाम, एक जन का गोपाल, एक जन का गोविंदा है। और ये दोनों ही नाम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके श्री कृष्ण जी के नाम हैं। तो आज जो है कृष्ण जी के स्वरूप में यहाँ पर हम दोनों लोगों को पा रहे हैं। ये महासंयोग है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो मेरा मन हुआ एक बंगाली में गीत सुनाने का। इतना अच्छा वो तो नहीं है, प्रयास करता हूँ। जोड़ी तोरे डाक सुने से तबे एकला चला रे, एकला चला, एकला चला, एकला चला रे। जदि तोरे, जदि तोरे, जदि तोरे डाक सुने से तबे एकला चला रे। गड़े का कोठा ना गया और वो भागा, जड़े सबाए ताके मुखे फेराए, सबाए करे भोए, तबे पराने खोले हो तो ये मुखे फूटे तोरे, मनरे कोठा एकला बोलो रे। जोड़े तोरे डाक सुने जौनारा से तबे एकला चला रे। जड़े सवाई फेरे जवार भागा, जड़े गोहन पोते जबर कले कहू फेरे न चाय, तबे पाथर कंटा तो रक्त मखा चारा तोला एकला चलो रे, अरे एकला डोलो रे। जोड़े तोरे डाक सुने जो नारा से तबे एकला चलो रे। जोड़े आलो ना धीरे ओरे ओ भागा, जोड़े जोर बड़ोले आधारत द्वार दे घोरे, टोबे बोजर नोले अपन गोकोरे पंजोर जाले ने एकला जोलोरे। यदि तोरे डाक सुने जो नारा से तबे एकला चलो रे। ये था हमारे आदरणीय दोनों जने के सम्मान में एक छोटा सा प्रयास आप सभी ने सुना। बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आदरणीय हीरालाल भाई साहब, बहुत सुंदर। आज के हमारे योग शिक्षक गोपाल जी और हमारे चीफ गेस्ट गोविंदो जी के लिए ये हीरालाल भाई साहब ने बंगाली में गीत गाया है। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर। चलिए, और आज की हमारी योग की कक्षा को विराम देते हैं और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री गोविंदो प्रसाद हाजरा जी, जिला ओम जी ओम पतंजलि ओम ओम किसान जी। सेवा समिति जिला प्रभारी है, कोलकाता से ही है। तो उनको सादर आमंत्रित करते हैं इस योगाहार मंच पर। जी ओम जी ओम ओम दीदी ओम। शुरू करें? जी जी ओम। शुरू, जी शुरू करें। जी सुनाई देता है तो? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ। पहले हम सबको ओम नमस्कार জানাতে हैं। स्वामी जी, आचार्य श्री गुरु जी को शतकोटि प्रणाम জানা के हम अपना
जो क्लास है, आज जो सब्जेक्ट है, उसमें प्रवेश करती हूँ। पहले तो जो जो आप उपस्थित हुए हैं, वो हर इंसान को हमारा तरफ से पर्सनली वंदन है, नमन है, प्रणाम है। इसलिए जो आप लोग जो हाजिर हुआ है, कोई ना कोई दिख से हमसे बहुत ऊंचा में है, तो हमारा नतमस्तक प्रणाम करना चाहिए। जो भी हो, आज हम बोलेंगे जो किसान लोग का क्या माने इरादा है और किसान लोग के लिए क्या सोचते हैं देश। एक तो नया सब्जेक्ट है, ये मोटा मोटी किसान का सादमी है। पहले तो हम बोलेगा जो हम कौन है, हम परिचय पहले देते हैं। हम जब यहाँ आया है, हम परिचय है हम कौन है। मैं किसान का बेटा हूँ, चासा का बेटा हूँ। इसमें मेरा गर्व है जो हम चासी का लड़का है। यह मेरा गर्व है जो हम किसान का बेटा हूँ। हमारा कोई शर्म नहीं लगता है। काहे को मेरा जो पोजीशन है, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे अर्थनैतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, हम पूरा व्याख्या दूंगा। हमारा क्या अवस्थान है, हम जो किसान है, किसान का बेटा हूँ, चासा है, हम लोग का समाज में क्या अवस्थान है और समाज में क्या अवदान है, देश के लिए क्या अवदान है, उसको विस्तारित नहीं जानने से आप लोग किसान का ऊपर में कोई आभारी नहीं हो सकते हैं। तो सबको जानता है। जो और कोई देखेंगे इस जगह सामाजिक अवस्थान का जब व्याख्या देगा, हम उसी टाइम पता लग जाएगा सामाजिक अवस्थान में क्या पोजीशन है हमारा चासी भाई का, चाहे किसान भाई का। नेग्लेक्टेड, एकदम नेग्लेक्टेड। क्या है वो, जितना उपजाएगा वो तो पूरा तो अब हिसाब करके काट लेगा, उसको इतना ही दिया जाएगा जो काल भर उसका चले, परसों फिर आ जाए। ये हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स का बारे में। मार्जिनल फार्मर्स एक तो सारा भारत में मोटामोटी 80% है। तो उसको इतना ही फसल दिया जाएगा, इतना ही अनाज दिया जाएगा जो काल छोड़ के फिर परसों उसको आना पड़े काम में। ज्यादा देने से पोटेंशियल सरप्लस आ जाएगा, और पोटेंशियल आने से ही वो तो न्याय अन्याय का चिंता करने लगेगा। सामाजिक अवस्थान यही है। सामाजिक अवस्थान में यार क्या है, अभी देखिए ना, बड़ा बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, बुद्धि है, बड़ा बड़ा समाजपति है, बड़ा बड़ा शिल्पपति है, को भी देखा है पेपर में, चाहे कोई एडवर्टाइज में, जो है हमारा लड़की इसका साथ एक तो किसान का बेटा को शादी देगा। किसान सबसे पवित्र काम करते हैं। तो हम बाद जब व्याख्या देंगे ना, हम जब डिटेल्स में आएंगे तो पता लगेगा। राजनीतिक अवस्थान क्या है, राजनीतिक नेता लोग का, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, ये लोग सोचते हैं ये तो परचेजर है, परचेजेबल है, ये तो इजीली इसको खरीद सकते हैं। यही है इरादा पॉलिटिकल लीडर लोग का। और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में यही है जो हम लोग कम से कम ये भगवान हम लोग को दुआ देंगे, इसलिए जो हम लोग सबको खिलाता है। प्रधानमंत्री जी देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री जी स्टेट चलाते हैं, भारत का सीमाना में हमारा जवान लोग देश को सुरक्षा देते हैं, प्लेन में आदमी जाते हैं, जो प्लेन चलाते हैं सबको, लेकिन जो पेट में दाना देना चाहिए वो हम लोग किसान देते हैं। लेकिन हम लोग व्रत है, समाज में हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। खाली आध्यात्मिक जगत में हम लोग ये संतापन में किया है जो है हम लोग कुछ देते हैं, देश को कुछ देता है और आदमी को कम से कम सुराहा देते हैं। इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा, उसी आशा में ही हम लोग अभी खेती का काम चला रहा है। ये तो गया हमारा अवस्थान क्या है, ये तो अवस्थान मतलब हमारा पोजीशन क्या है समाज में, अर्थनैतिक दुनिया में, उसका बाद राजनीतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में, इसका क्या अवस्थान है समझ गया। ये अवदान क्या है किसान का। अवदान देखिए, भारत का चाहे कोई भी देश का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, दोनों रूप से ही वो निर्माता है, निर्माण करते हैं, लेकिन वो उसका वैल्यू नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। क्या को वो उसको तो जानने का मौका ही नहीं दिया जाएगा ना, उसको पेट में बांध के रखा दिया गया है, उसको पोटेंशियल सरप्लस नहीं दिया गया, तो तब तो नया अन्याय सोचेगा। वो नया अन्याय सोचने का उसको शक्ति नहीं है। हम खाली ओरिजिन मार्जिनल फार्मर्स का बात बोल रहा है जो 80% है भारत में।
इस बार वो देश का निर्माता है, कंस्ट्रक्शन वही करते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। जो वैल्यू है सब वही दादा लोग का। उसके बाद में आ जाइए, थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल देगा, उसी में पता लग जाएगा हम लोग को क्या बोलता है। ये समाज सेवी है, किसान समाज सेवी है, अन्नदाता है, समाज बंधु है, कितना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। आत्मा से नहीं बोलते हैं, बाई वर्ड बोलते हैं, बाई वर्ड। नहीं तो कम से कम दर्द तो आ जाता है। आज जब से स्वाधीन हुआ भारत, उसी से देखिए आज तक भारत गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट किसान लोग को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जो किसान बोला हाँ भाई हमको दो देखने वाला आया है। कोई देता है, जब आंदोलन होता है कुछ होता है, कुछ देता है। ये तो हम लोग को रूढ़ी का टुकड़ा मिल के हम लोग संतोष हो जाता है। कारण हम लोग को तो संगठन करने का तो शक्ति नहीं है ना, हम लोग के पास वो कहाँ है, वो रसद कहाँ है। स्वामी जी एक किसान का लड़का है जो ये बात उठाया, न्याय का बात उठाया, और उन्होंने यही किसान सेवा समिति गठन किया है। और उन्होंने ही बोला है जो चाषी का, किसान का जो स्वाभिमान है, उसका अवदान और उसका अवस्थान नहीं जानेगा तो स्वाभिमान जागेगा नहीं। इसीलिए हम अवस्थान बोला है और अवदान बोला है। एक बार वो क्या फलाता है, क्या उपजाता है, वो देखिए। पहले 2-3 उदाहरण देगा, सुनेंगे ध्यान से। एक दिन उपेन चासा है, हाटू का ऊपर में कपड़ा पहनते हैं, सुबह सुबह चला जाता है खेत में, सारा दिन खेत में काम करते हैं। और सेठ है एक तो, मान लीजिए वो उपेन जो है चासा, वो खेत में कमा के जो कमाता है वही उपजाता है, वही उसकी कमाई है। और एक सेठ जो है, उनका भाई बुद्धि है, वो अपना ये इसका जो पैदा किया हुआ चीज, जो प्रोड्यूस्ड माल है, चाहे से इंडस्ट्रियल गुड्स हो चाहे एग्रीकल्चर गुड्स हो, वो जो प्रोड्यूस्ड माल है उसको थोड़ा मार्केटिंग करके वो अपना पैसा कमा के वो एक तो घर में एक अलमारी हीरा, एक अलमारी में जहरत, एक अलमारी में चांदी, एक अलमारी में पन्ना, एक अलमारी पूरा 2000 का गड्डी अलमारी भरा हुआ है। तो हम एक दिन भाई परीक्षा लेना है, चाहे एग्जाम्पल आपको दे रहा है, तो कोई शख्स आ गया, बोलता है अच्छा सेठ आप तो बहुत बड़े आदमी है, इतना कमाया। बोला हाँ हम इतना कमाया, हम बहुत बड़ा आदमी है। तो उपेन जो है चाचा, उसका बोला बेटा तुम क्या कर रहा है? बोला हम तो खेती कर रहा है। बोला तुम खेती का कुछ क्या दाम है? बोला ये जो है 2-4 रुपया देता है, एक खीरा उपजाया, खीरा तो जो देता है। पर ठीक है, तो देखो तुम्हारा जो खेती का जो उपजाया चीज है उसको दाम हम तुमको ही पता लगा देगा। कैसे? तो एक बार सेठ को राजी करा, सेठ आप अपने घर में रहिए, ये तो आप उसमें खुश है ना? बोला हाँ, लेकिन आपको आपका कमाया हुआ धन जो है वो मांगेगा तो उसको मत दीजिए उपेन चाचा को, और उपेन चाचा का जो कमाया हुआ धन है वो आप मांगेंगे तो वो नहीं देगा। बोला ठीक है कोई बात। वो क्या है, उपेन क्या करते हैं? उपेन चाचा है। पहले एक रात गया, वो तो गिनता रहा ना, जो इतना सोना है, इतना हीरा है, इतना रुपया है। अरे साहब हम तो साहेब है, हम तो सेठ है, हमको सेठ बोलता है सब। रात को जब खत्म हुआ तो पेट में थोड़ा डॉन लगा। बोला अरे भूख लगा है तो बोला उपेन को, वहां से बोला उपेन सुन सुन सुन। बोला क्या बाबू? तो बोलता है तुम 2 खीरा दो तो हम भूख लगा है हमको। बोलता बाबू ये 2 खीरा हम दे सकता है, 2 मोहर देना पड़ेगा हमको। तो फायर हो गया सेठ, स्लैग लैंग्वेज में बोला। बोला तुम जानते हो इसका कीमत? तुम खीरा देगा 2 और उसमें बोलता है तुम 2 मोहर चाहिए। जा 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 चला गया। ये भी गर्मी में है, और वो तो चासा क्या है, उसका पेस्ट क्या है। दूसरा रात गया, अब भूख तेज हो रहा। ऐसा करके 2 3 चौथा दिन जब तेज होते होते फ्रस्ट्रेट हो गया, तो हम बोलता उपेन सुनो सुनो उपेन, तुम इधर आओ, तुम हमारे सब ले जाओ, तुम हमको खाली बचाओ, तुम हमको फसल दो। चलो वही 2 खीरा हो, चाहे उनका जो उपजाया हुआ जो चीज है, अनाज है, उसका कीमत ज्यादा है कि वो जो 2 हीरा लेके गर्मी दिखाता रहा, वो सबसे ज्यादा है। क्यों? इसका जो है
इसका जो कीमत है, हम लोग इसीलिए बोलते हैं वैल्यू और प्राइस, दोनों में क्या अंतर है हम बाद में समझाता है। और एक एग्जांपल देते हैं। वैल्यू और प्राइस का नहीं समझने से चाषी का दर्द जो है, किसान का जो स्वाभिमान है, आप जागने नहीं पाएंगे। हम जागने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात पढ़ता भी है। ये पोटेंशियल सरप्लस कहाँ से पाया? इकोनॉमिक्स से पाया। ये जो एग्जांपल पाया वैल्यू और प्राइस से, वो भी इकोनॉमिक्स से पाया। तो इसीलिए हम देखा कि ये सब अगर हम लोग उनका अंदर में उसको नहीं पहुंचाएगा चाषी का अंदर में, तो चाषी अपना कूदेगा कैसे? इसके बाद भी आई बात, ये तो गया फसल का दाम, और मेहनत का दाम सुनिए। एक जमींदार नहीं, कोई सेठ है, जमीन है बहुत, धान काटा, धान जानते हैं ना आप लोग का उधर में हो, मध्य प्रदेश में सब जगह में होता है। धान काटा है, तो वो सेठ जो क्या है, जहाँ पे धान रखता रहा, घर के बगल में जो आंगन रहा है, वो आंगन में बिल्डिंग बना लिया। तो बिल्डिंग बना लिया तो भाई वो कैसे करेगा? तो उस टाइम में बीसू चाषी बॉल से जा रहा था, तो वो सेठ बोला, अरे बीसू, तुम तो जानती है हमारा धान काट गया, तो यहाँ पे लाना है, लेकिन हम तो बिल्डिंग बना लिया, लेकिन हम सीढ़ी बना नहीं पाया, अभी तक सीढ़ी हुआ नहीं, तो ऊपर में ले जाना है, तो कैसे ले जाएगा? तुम कुछ कर सकते हो? बोला, हाँ बाबू, हम कर देगा। तो कैसे करेगा? तो बोला, हमको 500 रुपया दीजिए, हम कर देगा। वो बीसू चासा जो है, वो 500 रुपया लिया, लेके वो तो दो तो बांस बांस जानते हैं ना, बांस बांस काटा, बांस काट के उसका पापड़ी बनाया, पापड़ी बना के उसको लैडर बना दिया, वुडन लैडर बना दिया। बोले बाबू ये लीजिए और इसी में काम कीजिए। बोले वाह, बहुत अच्छा है, 500 रुपये में हो गया। ठीक सेम मेधा, सेम बुद्धि, सेम मेहनत, सेम लेबर, वही देखिए सेम चीज अगर इंग्लैंड में बनाएगा, तो यूरोपियन कंट्री में बनाएगा, तो 500 रुपये में नहीं होगा बाबू, तो $5000 लेगा। क्यों? दे आर नथिंग बट द इंजीनियर, दे आर नॉट चाषा, दे आर कॉल्ड इंजीनियर। सोचिए बात, ये इंटरनेशनल चक्रांत है, ये मार्केट का चक्रांत है। स्वामी जी अकेला कुछ करने नहीं पाएंगे, स्वामी जी को साथ हम लोग को देना पड़ेगा। ये जो है ना, देखिए सेम मेधा, सेम बुद्धि, सेम मेहनत, यहाँ पे 500 रुपया है, और यूरोपियन कंट्री में हो गया 5000 रुपया। हम हो गया चाषा बेटा, हम किया है, और वो हो गया इंजीनियर। हमारा चाषी लोग जो है, जिस हिसाब से चाष किया ना, उसमें एडवर्ड साहब आए थे यूरोपियन कंट्री से, बोला था यहाँ का चाषी लोग सबसे बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट है, इसका मतलब एग्रीकल्चर दुनिया में मिलेगा नहीं, वो तो हम सारा यूरोप में प्रचार करेगा। वो जब बीज मुक्त कृषि के बारे में बोले जिस दिन, आज तो होगा नहीं का, ये सब्जेक्ट 1 घंटा का नहीं है, समझाने के लिए और टाइम चाहिए। जब आज खाली जानता है, जानने के लिए कोशिश करता है, आप लोग को जनाने के लिए कोशिश करता है, जो मैं कौन हूँ पहले जानना पड़ेगा ना। और हमको किस लिए भेजा है स्वामी जी? स्वामी जी इसलिए भेजा है जो स्वाभिमान जागाओ, स्वाभिमान जगाने से कैसे जगेगा? हम जो करते हैं समाज में, वो उसको हमारा मन में होना चाहिए, और हम क्या पाता है वो भी हमको जानना चाहिए, तब तो जाके स्वाभिमान जाएगा, तब जाकर प्रोसेस ले आने पाएंगे। এখানে सारा वर्ल्ड में जब भी आज तक इकोनॉमिक्स से जो नोबेल प्राइज पाया है, सब नोबेल प्राइज पाया है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स लिख के, न्यू क्लासिकल थ्योरी लिख के पाया है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में, न्यू लिबरल लिख के नहीं पाया। अभी तो आप लोग सब बहुत आदमी जानते नहीं है न्यू क्लासिकल और न्यू लिबरल क्या है। न्यू लिबरल हुआ यही जो न्याय दिलाना है, उसको न्यू लिबरल बोलता है। और जो न्यू क्लासिकल है, जो चलते हुए आ रहा परंपरा, अरे इसी तो चल रहा है, जो कायमी साठ, चाहे ग्रुप, चाहे कोई भी, जिस हिसाब से कमाया, जिस हिसाब से खर्चा किया, जिस हिसाब से रहन सहन हुआ, वो प्रोसेस जो है, वही ट्रेडिशन जो है, वो ट्रेडिशन वो छोड़ेगा नहीं, वो अपने अडिग कर रहेगा वो रास्ता में, जो उसमें कोई हाथ देगा तो शुरू हो जाएगा बवाल। तो इसीलिए न्यू जितना नोबेल प्राइज पाया है, ये तो सारा यूरोपियन कंट्री जानता है।
जो लोग नोबेल प्राइज देते हैं वो लोग भी जानता है, इसलिए न्यू क्लासिकल में नोबेल प्राइज दिया गया। न्यू लिबरल जितना भी लिखा है, न्यू लिबरल इकोनॉमी में कोई नोबेल प्राइज नहीं पाया। ये थंब रूल है, जान जाइए। तो इसलिए वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू क्या नाम है, प्राइस क्या हुआ, खीरा का प्राइस हम पूरा पूर्वावस्था में आ रहा है। उपेन का जो खीरा उपजाया था, पहले जो एग्जाम्पल दिया था, उसका पैसा प्राइस क्या है, प्राइस बोला 2 रुपया कि 5 रुपये किलो, है ना। मार्केट ठीक कर दिया 5 रुपये किलो। मार्केट में अगर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालेगा, स्वामी जी सजाग नहीं होंगे, तो मार्केट को कंट्रोल करना नहीं पाएगा। मार्केट बोला 5 रुपये किलो बिक्री होगा, तो 5 रुपये किलो है। लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू एक जिंदगी, वही सेठ का, लाला का जिंदगी, 2 खीरा के लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था। यह वैल्यू और प्राइस का अंतर। ठीक उसी हिसाब से मेहनत का भी देखिए, मेहनत का जो वैल्यू है वो तो दिया नहीं गया, वो तो 5,000 रुपया यूरोपियन कंट्री में है। यहाँ पे क्या दिया, उसका प्राइस दिया गया, क्या दिया, 500 रुपया, तो प्राइस मिला उसको। बोले इसी हिसाब से चल रहा है। तो ये प्रोग्राम दिया है हम लोग को, जैसे असिस्टेंट जोक टीचर्स ट्रेनिंग हो रहा है ना सब जगह में। तो असिस्टेंट जोक टीचर्स ट्रेनिंग में देखिएगा सिलेबस दिया है, उसमें सिलेबस को 2 भाग किया जाएगा। देखिए उसमें 2 चीज है, एक जीवन धारण है, एक जीवन धारण है। जीवन धारण किसके ऊपर, जो चाषी के ऊपर जीवन धारण मैक्सिमम चाषी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश। इसमें जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश में और 5टा उपनिषद का हिसाब से 5टा भाग किया है ना, जल, वायु, अग्नि, माटी, आकाश, है ना। इसके ऊपर स्थूल शरीर डिपेंड करता है। स्थूल शरीर अपना जो देखता है आपका शरीर ना, ये स्थूल शरीर इसके ऊपर में डिपेंड करता है। और सूक्ष्म शरीर जो है वो जोग, आसन, जोग, व्यायाम, जोग, प्राणायाम इसमें डिपेंड करता है, समझिए, उसी में चलाइए। तो पहले तो आपका स्थूल शरीर को पकड़ना पड़ेगा ना, जीवन धारण करना पड़ेगा, तब तो जीवन का धारण कैसा होगा। पहले जीवन धारण, आप पहले बांचना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी हम लोग को कुछ काम दिया है, जो काम अभी करते हैं। लेकिन इतना बड़ा काम जो हम पहले बताया, ये काम स्वामी जी का अकेले से भी नहीं होगा, गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा ये चीज। और गवर्नमेंट को समझाने के लिए मार्केट को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल ये है, क्या बोलते चक्रव्यूह है, पता है बांग्ला में भी बोलता है, जो सुने নোটে গাছটা মুড়লো, কেন রে নোটে মুড়লি, গরু কেন খায়, কেন রে গরু খাস, রাখাল কেন চড়ায় নে, কেন রাখাল চড়াস নে, বউ কেন ভাত দেয় নে, কেন রে বউ ভাত দিস নি, ছেলে কেন কাঁদে, কেন রে ছেলে কাঁদিস, पिमड़े কেন কামড়ায়, কেন রে पिमड़े कामड़ास, बोले फुटुस करके कमड़ा काट देगा और अपना बिल में घुस जाएगा। तो ये विशेष सर्किल है, इसके लिए वो हुआ नहीं, उसके लिए वो हुआ नहीं, उसके लिए वो हुआ नहीं, उसके लिए वो जिम्मेदार, यही करते करते जिंदगी बीत जाएगा। और ये समझने में के लिए तो हम लोग को इतना साल लग गया ना, तो बुढ़ापा में क्या यार फिर हम 18 साल का 20 साल का आंदोलन करने जाएंगे, करने नहीं पाएंगे, इतना एनर्जी नहीं रहेगा। जो भी हो, अभी जो जीवन धारण का है, टाइम है क्या, ओम दीदी, ओम दीदी, जी 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 हाँ जी हाँ, अभी भी जी सर, समय है अभी 10 मिनट और है अभी। हाँ 10 मिनट है, अच्छा ठीक है। तो इस बार आइए जीवन धारण और जीवन धारण, हम लोग को जो सिलेबस है जो टीचर्स के लिए स्वामी जी बनाए वो साइंटिफिक है। हम पहले बोला सुने होंगे कि पता नहीं है, इसमें जीवन धारण और जीवन धारण दोनों में हम ब्रैकेट किया है। इसलिए किया है, देखिए
हम ये पहले ये भी सुना है कि नहीं, जो हमारा अन्नमय कोश है उसमें जल, वायु, अग्नि, माटी, आकाश ये है, उसमें अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में तो चला जाएगा योग आसन, योग व्यायाम, योग प्राणायाम, उसके बाद में ध्यान, ये सब आ जाएगा। तो ये स्थूल शरीर में ऐसे मैक्सिमम पार्ट के लेकिन हम लोग किसान लोग का जिम्मेदार में है, और किसान लोग ही करते हैं। इसमें पहले क्या है वृक्षारोपण, अरण्य रोपण, और क्या है ये जड़ी बूटी दिवस जो है, वो जो स्वामी जी आचार्य जोशी का 4 अगस्त तो होता ही है, ये सब जो है ये पहले है। अभी काय वृक्ष में क्या क्यों करेगा, अरण्य सीजन क्या करेगा। एक बार वृक्ष का तब बोलता है, वृक्ष जब ब्रीदिंग करता है तब वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जब ब्रीदिंग करता है। और जब फोटोसिंथेसिस अर्थात जो खाना बनाता है उस टाइम वातावरण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, अगर वो कोई लेने वाला नहीं होता हमारा इन्वायरमेंट में, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, हम लोग सब भी मर जाता है। ये घास पाला जो है, जो वृक्ष रोपण है, ये लेकिन चाषी भाई लोग करते जाते। और यही चाषी भाई लोग का पदो नहीं है, इसीलिए कि वो लोग चाषी है। एक तो गाछ क्या देता है हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। गाछ का क्या कहता है देख लीजिए। एक तो गाछ जो वाइटल चीज है, भगवान हम लोग को 2 हाथ 2 पाँव दे दिया। और अंबानी जी को जितना रुपया का संपत्ति दिया है, अदानी को जितना दिया है, टाटा जी को जितना दिया है, बिरला जी को जितना दिया है, हमको भी इतना दिया है। लेकिन इसको बचा के रखने के लिए स्वामी जी कुछ टिप्स दिया है। वो टिप्स का हिसाब से हम लोग को कुछ काम करना पड़ता है। हम लोग को इसीलिए दूसरा को बचाने के लिए गाछ को नहीं रोपण करने नहीं बोलते हैं। आप खुद को बचाने के लिए गाछ को रोपण करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा का सोचेंगे तो बहुत अच्छा है, तो बहुत आध्यात्मिक काम हो गया। खुद को बचाने के लिए किया, गाछ क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। एक दूसरा गाछ पानी भी देता है। देखिए पहाड़ अंचल में, जंगल में, सुंदरबन में, हिमालय में ज़्यादा पानी होता है, क्यों, वहाँ गाछ लगा हुआ है। गाछ लगाने से ऊपर का वातावरण ठंडा होता है। आप जानती हैं नदी नाला पोखरा सब सूख के ऊपर में चला जाता है, बाष्प होके जाके वो बाष्पीभवन होता है, वो ठंडा कोई संस्पर्श में आने से ठंडा कहाँ मिलेगा, जहाँ गाछ है, जहाँ पहाड़ है, उसी में ठंडा मिलेगा। उसमें जाके वो बिंदी बिंदी मिल करके और बातास में भासने नहीं पाता है, वो नीचे आ जाता है, वही पानी होता है। तो पानी भी रहता है। गाछ सॉइल इरोशन से बचाता है। सॉइल इरोशन क्या है, नदी का नेचर जानते हैं, एक पार्ट जो है, एक बैंक जो है तोड़ता है, दूसरा बैंक को निर्माण करता है। तो इस टाइप का जमीन का जो है उसका तो शक्ल ही बदल जाएगा। तो वो नदी का भी शक्ल बदल जाएगा। तो नदी को ठीक रखने के लिए जगह जगह गाछ लगाना पड़ता है। वो जगह गाछ लगाने से उसका जो जड़ है, तो जड़ माटी को माने इरोशन करने नहीं देगा, माटी को पकड़ के रखेगा। जितना भी पानी होगा, तूफान हो, जो भी हो, करने नहीं देगा। और क्या करता है गाछ में पशु पक्षी बासा नेस्ट बनाते हैं। पशु पक्षी को दरकार इसलिए है, विद्यमान में हम लोग फूड साइकिल में पढ़ा है। फूड साइकिल में क्या पढ़ा है देखिएगा, हम एक तो शास्त्र एक तो एग्जाम्पल देता है। देखिए एक तो गाछ खाली अपना खुद का खाना बना सकता है, बाकी कोई दुनिया में नहीं है जो आप खुद का खाना बना सकता है और दूसरा को खिला सकता है। गाछ ही एकमात्र गाछ है जो अपना खुद का सामान खुद का जो खाना है वो बना सकता है और दूसरा को भी खिलाता है। तो गाछ तो हमको खिलाता है, गाछ पशु पक्षी को खिलाता है। अभी पशु पक्षी मान लीजिए तो रैबिट है, रैबिट खाया घास खा के रैबिट बना। उसके बाद में एक सांप जो है वो बस रैबिट को खाया। अब सांप को जो है वो अगर फिर ईगल पाखी जो है, बाज पाखी, वो खाया। तो देखिए फूड साइकिल इससे बना हुआ है। तो इसलिए गाछ में वो पशु पाखी फूल फल ये सब होने के लिए घास चाहिए। घास फिर वंश विस्तार में भी हेल्प करता है। गाछ में चिड़िया बैठता है, बैठ के वो फल खाता है, फल खा के दूसरा जगह में जाके वो बिस्तर टैग करता है, बिस्तर टैग करते वहाँ गाछ हो गया। देखिए बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग में तो जो पाइपलाइन है
पाइपलाइन का साइड में देखिए बरगद का गाछ हुआ है, तो पीपल का गाछ हुआ है, वो कहाँ से आया? वही चिड़िया जो है वो जो फसल ये फल है, फल खा के वहाँ पे पायखाना किया, लैट्रिन किया, उसी में गाछ हो गया। तो ये काम भी वो करते हैं। और गाछ जो मरुभूमि है, चाहे अभी जो गर्मी है कलकत्ता में, ये गर्मी में हम लोग जब रास्ता चलते हैं ना, खाली देखता है जो कहाँ पे एक तो गाछ मिलेगा उसका नीचे थोड़ा खड़ा रहेगा, एक थोड़ा खड़ा रहेगा, तो देखता है गाछ देखे तो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। यही है हम लोग का गाछ का वैल्यूएशन। और एक गाछ और उसका बाद में जड़ी बूटी, और फिर दूसरा दिन कोई काम लेगा। और उसका बाद में जो चाष है, चाष 3 प्रकार का है, रासायनिक चाष है, जैविक चाष है, प्राकृतिक चाष है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी 3 आएगा। उस दिन बोलेगा 1 घंटा का क्लास नहीं है, ये सब जानते हैं। पहले तो स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, स्वाभिमान जगाने के बाद तब ये सब साइड में जाएगा। अरे आपको बोलेगा जो अब तुम हमारा कारखाना में काम करोगे, बोला हाँ बहू काम करेगा। तो काम करेगा तो बोला बहू मायने कितना है, बोला मायना हम बोलेगा नहीं, तुम काम करो, मायना खत्म होगा तब दिया जाएगा। आपका काम करने का मन होगा, आप जानते नहीं है जो आपका कितना तनख्वाह है, आप कितना आपको वो काम करने के बदल में देगा, ये आपको मालूम नहीं पड़ा, और आपको काम करने का मन होगा नहीं होगा। ठीक उसी हिसाब से हमारा स्वाभिमान को कोई इज्जत दे, हमारा काम को कोई महसूस करे, तो अब जाके हम इसमें डिवोशन देने पाएगा, डिवोटी होने पाएगा, नहीं तो करने नहीं पाएगा। चासा भूसा आदमी है, गरीब आदमी को क्या समझाने जाएगा देश के लिए? बोलो भाई तो अमीर लोग का पेट ठीक करने के लिए तुम विष मुक्त चाष करो, संभव है? कि स्वामी जी को हम 3-3 चिट्ठी लिखा है, इसके लिए 3-3 चिट्ठी अपना हाथ में दिया है छोड़ीदार में। चाषी लोग को बोलेगा तुम विष मुक्त चाष करो, हो सकता है। नेगेटिव बात नहीं है, ये वास्तव बात है। तो इसीलिए जगाओ। और क्या बोलेगा? ओम दीदी टाइम तो हो गया होगा। जी 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 सर। हाँ जी तो जो भी हो, हम अगर बोलने में कुछ गलती हुआ, किसी को लगा हो, चाहे कोई हम किसी का स्वार्थ में कुछ बोला है, तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। काहे को हम ये इसमें दिन रात पड़ा है जो कैसे लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे किसान को बेटा को किसान को प्रोवाइड किया जाएगा। हम तो गर्व है, हम किसान का बेटा। ओम। अरे जी ओम। दीदी 3 बार ओम का ध्वनि दे खत्म कर दीजिए। जी जी हाँ, आप जुड़े हाँ रहिए, अभी हाँ आपसे कोई हमारे अन्य साथी सवाल भी करेंगे। अच्छा ठीक जी ठीक। हाँ, तो बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय गोविंदो जी, आपने योगाहार मंच पर आकर हमें जैविक खेती के ऊपर, आहार के ऊपर बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन भी करते ओम हैं। ओम इसके ओम साथ ओम हाँ जी, ओम जो ओम। भी हमारे अन्य साथीगण वरिष्ठ वैज्ञानिक है, किसान हैं, और भी हमारे योग शिक्षक भी जुड़े हैं, तो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, अपना हैंड राइज कर सकते हैं। ओम चलिए जी ओम। एक्चुअली जो हाँ सब्जेक्ट हम बोला है ना, जो सब्जेक्ट के ऊपर में, जी हाँ इसमें क्वारी अभी नहीं हुआ, पहले समझना पड़ेगा, समझे नहीं? सब कुछ समझा जी नहीं। हाँ जी ये तो देखिए, ये इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, और हमारा जो सामाजिक अवस्थान है, हम 2 चीज बोला है, सुने होंगे। हम लोग का, जी हमारा चाषी का क्या अवस्थान है और क्या अवदान है, हमारा क्या पोजीशन है और क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या पोजीशन है देश के लिए और क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, ये ऊपर इसका ऊपर में बोला है हम इतना देर तक। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा, तब तो हम जाके डिवोशन होगा ना विष मुक्त चाषी में। जी जी ठीक है। ओम ओम। जी जी श्रीमान। ओम। तो जी हाँ, हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हमारे अ, आदरणीय श्री पवन कुमार सर ज्वाइंट है, तो उनको ही आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी, नमस्कार सभी को। और बहुत सुंदर आज की हमारी योग कक्षा भी, और बहुत ही गहराई युक्त जो शब्द हमारे आज मुख्य अतिथि ने, आज गोविंद जी ने आज बताए हैं। बहुत ही संक्षेप में उन्होंने बहुत ही गूढ़ बात बताई कि कैसे हमारा पर्यावरण, कैसे हमारी
मिट्टी, कैसे हमारी घास, कैसे उसमें पानी रहेगा और इसकी जो सारी सृष्टि जो बनी हुई है, सरकार जो हमारा पूरा भगवान ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, इसको जब तक के हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहेंगे, अगर हम उदासीन रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं होगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने आज प्राइस और वैल्यू की जो बात बताई है कि कोई चीज़ की एक मूल्य तो है, लेकिन उसकी जब वैल्यू जब समय आता है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। फिर वो प्राइसलेस हो जाता है, मतलब इसकी प्राइस की कोई बात ही नहीं रहती है, उसकी फिर केवल अ, जो अ, और यही महत्व है हमारे जो हमारा भोजन जो हम करते हैं, अगर हम जैविक रूप से अगर भोजन करते हैं, तो ये प्राइसलेस है, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें प्राइस की बात नहीं है, इसमें मूल्य की बात भी नहीं है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे अंदर कोई समस्या होती है, तब हमें मालूम होता है कि ये विष युक्त भोजन खा कर के अगर हम बीमार हुए और तो हमें अब विष मुक्त भोजन अगर करना है, तो उसकी क्या वैल्यू है। ये कुछ चीज़ें अनुभव आधारित भी होती हैं, ज़िंदगी के किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में जब ये अनुभव आते हैं, तब उसको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आती है। तो कई बार हमने देखा है कि सब लोग हमने इस मंच में पूर्व में भी बातचीत की है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं कि ये पैसा पैसा ही सब कुछ है। लेकिन भोजन की जो है बात और शुद्ध भोजन वो प्राइसलेस है, उसमें उसकी अपनी एक वैल्यू है। और इसीलिए हम इस मंच पर भी हमने पूर्व में चर्चा की थी कि हमारी जो थाली है, जो हमारी थाली जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, किसी भी भगवान को हम माने, जब भी हम थाली भगवान को चढ़ाएँ तो वो थाली जैविक हमारी होनी चाहिए और यही उसकी वैल्यू है। यही वो प्राइसलेस बात है कि हम जो अर्पण करें वो भगवान को जो हम खुद खाना चाहते हैं, जो हम खुद अच्छा खाना चाहते हैं, वही अच्छी चीज़ हमने भगवान को दी और शायद उसी की वजह से फिर हम आगे भी आने वाले समय पर भी जो भी भोजन हम उगाएँ, जो भी भोजन बनाएँ, उसमें शुद्धता उसकी प्राइस की बात नहीं है, उसकी वैल्यू की बात है। तो ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है। हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, उसकी एक वैल्यू है। उसमें हम प्राइस को बात नहीं करते हैं। तो ये बात बहुत गूढ़ बात आज आपने बताई है। आपका बहुत अभिनंदन है और इसी प्रकार से ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका ये बहुत प्राइसलेस चीज़ है। तो इसके ऊपर हमें ज़रूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि तभी हम जाकर के किसी न किसी चीज़ के लिए हम प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जब हम किसी चीज़ को की वैल्यू को समझते हैं, तभी हमें प्रेरणा मिलती है। इस योगा हर मंच में भी हम बहुत समय से हमारे बीच में बहुत सारे साथी संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और कई बार हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। धीरे-धीरे जब हमारा अनुभव आता है, वो हम उनकी वैल्यू को समझते हैं और इस पथ पर हम आगे बढ़ते हैं कि हम आगे अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको उससे हम दूसरे का नुकसान नहीं करें, उसका हम दूसरे के प्रति और विशेषकर मंच पर हमने चर्चा की है कि प्रकृति को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ तालमेल करना बहुत ज़रूरी है और उसी को करते हुए हम हमारा जीवन उसी पर ही आधारित है, उसी पर ही हम अपने आप को आगे देख कर के जा सकते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अशांति है, तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमें भी शांति मिले, दूसरों को भी अशांत नहीं करें और इस तरह से यह जो जैविक खेती का जो कार्य है उस पर हम दूसरे जैव जीवों को भी हम उसमें सम्मान देते हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर से कोई केमिकल नहीं करते हैं जिससे कि किसी को नुकसान हो और साथ ही जो भोजन उगाते हैं उसमें भी किसी दूसरे का नुकसान नहीं। कई बार हमारे किसान जैविक खेती करते हैं तो शुरुआत में करते हैं तो अपने घरों से वो शुरुआत करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे उनको एक उपभोक्ताओं के लिए भी पूर्ण रूप से जैविक
चीजों का उत्पादन करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सभी को साथ मिलकर के, कि जो भी ये शुद्ध चीजें होती हैं इसको उचित मूल्य भी मिल सके। तो ऐसे सामंजस्य अगर हमारा बनता है हमारा उपभोक्ता के बीच में और किसानों के बीच में, तो एक बहुत सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। और उसी की वैल्यू है, विन विन सिचुएशन है वही वैल्यू है, उसी की वैल्यू ज्यादा है। तो आज का बहुत सुंदर तरीके से आज हीरालाल जी ने भी बड़ा सुंदर गीत सुनाया। मैं भी सोच रहा था कि आज हमारे मुख्य अतिथि और हमारे योग शिक्षक दोनों बंगाल क्षेत्र से आते हैं, और जब बंगाल क्षेत्र की बात होती है तो कई सारे कुछ गाने भी आ जाते हैं। उसमें से ये गाना भी आज उन्होंने आज सुनाया बहुत सुंदर तरीके से, उनका भी अभिनंदन है। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को प्रणाम, नमस्कार, ओम, धन्यवाद। ओम ओम ओम। जी धन्यवाद सर। जी आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब सदर आमंत्रित थे और हम ये योगार मंच उनको सौंप देते हैं। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे योग शिक्षक महोदय ने बहुत अच्छा एक प्रोफेसर का हम सबको बताया, योग कराया। में मुझे एक क्लास अटेंड करने जाना पड़ा, बहनों की क्लास थी, और उस क्लास में योग शिविर चल रहा था कि आहार के ऊपर आप जो है अपना मार्गदर्शन दें। तो उन बहनों का आहार के लिए मुझे 6:30 से 7 बजे का समय दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आधा घंटा और आपको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो 7:30 बजे तो मैं कम सुन पाया, लेकिन आदरणीय हमारे पवन सर जी ने जो बताया कि इस योगाहार कार्यक्रम का महत्व, और इसमें जो सहभागी बन के स्वैच्छिक रूप से जो जुड़ रहे हैं, और कोलकाता की मैं सभी भाई बहनों को योगाहार परिवार के एक सदस्य होने के नाते प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ कि आपने अपने साथियों को जोड़ा इस योगाहार कार्यक्रम में, इस योगा कार्यक्रम के महत्व को और सहभागिता को समझा और इसका मान सम्मान बढ़ाया। और मुझे ऐसा लग रहा कि अब हम जो है कोलकाता एक परिवार, पूरा कोलकाता के जो भाई बहन इसमें जुड़े, उनसे बहुत स्नेह और प्रेम हो गया है। और ये बने रहें, ये अपना कार्यक्रम ही इसको समझें योगाहार कार्यक्रम, क्योंकि आपका ही कार्यक्रम है। इस स्वैच्छिक रूप से किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं है। ये अपने परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी, पतंजलि योग पीठ के सभी उप शाखाएं शाखाएं संगठन और हम सब योग शिक्षक साधक भाई बहनों और राष्ट्रवादी विचारधारा के भाई बहनों के द्वारा ये सहभागिता से संचालित हो रहा है। देश को आज जरूरत है आहार की। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हम योग से स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें आहार की अति आवश्यकता है, शुद्ध आहार की अति आवश्यकता है। अगर हम आहार दूषित लेंगे, जहर युक्त आहार लेंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है सदन से कि इसमें सहयोग करिएगा, सहभागी बनिएगा और अन्य लोगों को भी बनाइएगा, ताकि हम ये संदेश हम देश में जल्दी से जल्दी आहार की पूरी महिमा को समझ सकें, पहुंचा सकें, और मन में ऐसे विचार आ जाएं व्यक्तियों के, हमारी भाई बहनों के मन में विचार आ जाएं कि हमें अपने किचन में हमें जैविक अनाज, जैविक सब्जी, जैविक फल का ही सेवन करना है, वही हमें सब्जी चाहिए। चाहे वो अगर किसी बहनों के घर में खेत नहीं है, सिर्फ छत है, सिर्फ गैलरी है, तो उसमें कैसे हम जो है सब्जी लगा सकते हैं, इस बात को भी ऐसे योगाहार कार्यक्रम में हमने कई बार बताया है। हमारे सदन में विद्वान जन आए हैं और भी हम चर्चा करेंगे। और जो किसान भाइयों के पास खेती है, वो जो है अपनी सब्जी फसल जो है जैविक लगाएं, ताकि हम इस समाज को जहर मुक्त भोजन प्रदान कर सकें। अन्नदाता ईश्वर का रूप होता है, और इसीलिए होता है कि हम जो है उसको किसान, हम अपने समाज को जहर ना दें, हम केमिकल युक्त भोजन ना दें। इसलिए हमें विधाता कहा गया है, तो हम विधाता के रूप में तभी माने जाएंगे जब हम केमिकल मुक्त भोजन समाज को देंगे। आज हमने सदन आपको सुना, आपके साथ योग किया और बहुत अच्छा लगा। बस आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय करता हूँ कि योगाहार कार्यक्रम में आप इसी प्रकार का मार्गदर्शन देते रहें और उपस्थित रहें। मुझे इतनी बात करना थी, और हमारे सदन में अन्य हमारे भाई बहन बात करेंगे, क्योंकि रंजना जी आप ही संचालन करते रहिएगा, क्योंकि मैं अभी देर में जुड़ पाया था। मैं
सेवई में था, मैं चर्चा ही योग आहार की चर्चा ही करने के लिए गया था, और बहनों ने बड़े रुचि के साथ उन्होंने हमारी लिंक को लिया कि हम योग आहार में जुड़ेंगे, और कई बहनें तो उसमें जुड़ी थी, उन्होंने सबने बताया, सराहा है इस कार्यक्रम को। तो मैं आप आदरणीय बहन जी, आप इसका संचालन करें आगे। जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर। आज आपने कॉलेज में जाकर बच्चों को आपने आज आहार के ऊपर आपका मार्गदर्शन था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं आपका। और इसी के साथ आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है उनको अगर हम एक उनका जो बंगाली गीत है वो अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो स्वागत है सर। हाँ जरूर सुनाइएगा, क्योंकि हमने आज हीरालाल जी का भी हम सुनेंगे यूट्यूब पर, सुन नहीं पाया था। जी जी विनय कुमार जी का हैंड रेस है, बहुत देर से जियो। जी हाँ सर, सबसे पहले हम सवाल लेंगे, फिर बाद में हम अपने मुख्य अतिथि का गीत सुनेंगे। तब तक पहले आदरणीय विनय कुमार सर, आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार। जी जी ये मैं अभी सुन रहा था, मुन्नीलाल जी बोल रहे थे, और वास्तव में समस्या यही ऊपर से थी। अभी तक लोग नीचे समस्या में ज्यादा उलझे थे। नीचे भी समस्या है, मिट्टी में भी समस्या है, और जो प्रमाणीकरण होता है वो मिट्टी का खेत तक कर रहे हैं। समस्या ऊपर से, जैसे मूंग की कल चर्चा हो रही थी, मतलब आज यूट्यूब पे सुन रहा था अभी, और इतनी ज्यादा दवा डाल रहे हैं, उसकी कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होती प्रॉपर, और सर्टिफिकेशन तो नीचे का कर दे रहे हैं। जब खाने वाला है उसको खा रहा है, ऊपर वाले को। और सारी समस्या की जड़ कीटनाशी और फंजीसाइड ये सब हैं। जो जैविक में समस्या यही आई है, कीटनाशी, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, तीनों चीजें हैं। और हर आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है। हर आदमी जो भी खा रहा है अपना अगर कर ले रहा है थोड़ा, वो अच्छा है। जो जैविक खेती का प्रमाणीकरण करके ले रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लोग विश्वास नहीं करते। उनका ऊपर का अगर सर्टिफिकेशन हो तब तो एक बार भी लोग विश्वास करें। नीचे वाला वो आदमी सर्टिफिकेशन लिए बैठा रहता है और सोचता मेरा अच्छे रेट पे बिके, और नहीं बिक्री हो पाती है। तो अब इस समय चर्चा मैं देख रहा था कल की, ये तो बहुत सही पैटर्न पे है। यहाँ ऊपर से समस्या, मुन्नीलाल जी जैसे बार बार कह रहे हैं कि हाँ इसको कंट्रोल, हाँ जरूरत इसी कंट्रोल करने की। मैं जब से आया यहाँ थोड़ा, और जो देसी टेक्निक है मैकेनिकल, जैसे वही लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, नीम आयल, बिवेरिया बैसियाना, ट्राइकोडर्मा, जो जैविक बायो पेस्टिसाइड, उनको यूज करें। वो सस्ती टेक्निक है, और लोग कम से कम सुरक्षित खाना खाएं और बीमारियों से बचें। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद डॉक्टर विनय जी। और जो चूंकि आपने कहा है कि ऊपर से, ये चूंकि खुद का अनुभव की बात कर रहा हूं मैं, कि हमारा आज हम जो देख रहे हैं, आज जिस दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वो ऊपर से जो हम छिड़काव कर रहे हैं जहर का, उसका प्रभाव ये है। चूंकि जो सरकार जो एसी में बैठ करके जो योजनाएं बनती हैं वो अलग बात है, और एक किसान की सहभागिता से जो योजना बनाई जाती है और उसका वो अलग बात है। हमारे जैसे ये कृषि अनुसंधान परिसर हरिद्वार है पतंजलि योगपीठ में, जिसके हम परम आदरणीय हमारे पवन कुमार जी, दिन आप 5 बजे उठ करके कार ड्राइव करके और खेत में किसान के पास चले जाते हैं, बहनों के पास, आदिवासी महिलाओं के पास, जनजात, ऐसी ऐसी जगह पहुंचते हैं, भीषण जगह, पहाड़ों में, बरसात में, कहीं भी उनके पास बैठ करके उनसे अनुभव लेकर के, और उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, यह पतंजलि कृषि अनुसंधान परिसर से किया जाता है। यह कार्य अगर सरकार किसान के खेत पर करती है, उसका समाधान क्या है? आज अगर समाज में आ रहा है जहर, तो वो किस रूप में आ रहा है? वो आ रहा है सब्जी के रूप में, फल, फलदार पौधे के रूप में। जैसे मूंग, आज इस गर्मियों में अभी मूंग पैदा की जा रही है, मूंग में जो जहर आ रहा है, सरकार को कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मूंग 90% मूंग जहरीली मूंग पैदा हो रही है, और वो इतना असर करेगी। जब गाय मर सकती है, गाय का शरीर कितना हृष्ट होता है, गाय की क्षमता कितनी होती है, गाय को मच्छर काटता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाय ठंडी में रह सकती है, बरसात में रह सकती है, इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी और स्टेमिना गाय के अंदर होती है। इस, और वह जो है अगर मर जाती है जिस जहर से, तो उससे इंसान का क्या हाल होता होगा, यह सरकार को और सदन को विचार करने की बात है। और वो हुआ है, ये डीएपी यूरिया नीचे के खाद से नहीं, ऊपर के छिड़काव स्तर पर है। मछलियों की बात भी मैंने बताई थी। आप विनय जी आप म्यूट कर ले। मैंने
मछलियों की बात भी बताई थी कि खेत, मूंग के खेत का पानी बह करके और नाले में जाता है, उसकी मछलियां मर जाती हैं। आज देखिए, यह बात करते करते रमेश चंद्र मेहरा जी इस बात के गवाह हैं, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी इस बात के गवाह हैं कि जो हमारे गणेश प्रसाद जी रघुवंशी जी ने जो बात बताई थी निरखी गांव में, जिला नर्मदापुरम की बात है, आज 2 साल ही हुए होंगे, 3 साल हुए होंगे अधिकतम, आज जो है 7 गाय एक खेत में जो है वो फसल खा के खत्म हो गई। अभी क्या है, आदमी जो मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, जिनको अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, इनका किसी को पता थोड़ी है कि वो किससे हो रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है ना, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आज इस घर में बीमार हो गया, आज उसका अटैक आ गया, उसका कैंसर हो गया, सिर्फ ये चल रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इसमें सहभागी बन रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनका परिवार सदा सुखी रहेगा, क्योंकि वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी बस यही निवेदन करना था। ओम। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बढ़िया आज आपने मार्गदर्शन दिया। और तो आगे हम योगाहार में से आदरणीय दिनेश भाई साहब को बुलाते हैं, वो आए, अपनी बात रखे और अब आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करने का कष्ट करें। जी दिनेश सेमवाल जी। जी आदरणीय दीदी जी, सदन को सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर बात रखी आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने, कि वास्तव में जो हम जिस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं उसी चीज को खत्म कर रहे हैं। हमने अनाज का उत्पादन हमने किया है अपने स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उपज के लिए, लेकिन उसके ऊपर से हमने जहर बरपा दिया है, और वो फसल सुरक्षा तो जो भी होगी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा कतई नहीं हो सकती, जैसे आदरणीय विनय कुमार सर ने भी कहा है। और ये बड़ी समस्या है, ये भारत ही नहीं दूसरे देशों की समस्या भी है। और कल ही में कई मित्रों से मेरी बात हुई फ़ोन पर, तो हम चाहे बंगाल में हों, चाहे महाराष्ट्र में हों, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड में हों, ये समस्या निरंतर आगे बढ़ रही है। कल मैंने कोई 21 लोगों से बात करी आदरणीय इस योगाहार के परिप्रेक्ष्य में, और बात ये आई कि इस कार्यक्रम का कितना महत्व है, क्योंकि जैविक प्रमाणीकरण बहुत सारी संस्थाएँ कर रही हैं, अलग-अलग माध्यम से कर रही हैं। लेकिन जैसे आदरणीय विनय कुमार सर ने अ, आवाज आवाज नहीं। हाँ थोड़ा नेटवर्क में आइए। हाँ, एक हाँ, जी कोई फ़ोन आ गया था। तो अब फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है कि अगर ये मिट्टी स्वस्थ होगी, उसका पर्यावरण स्वस्थ होगा, तो ये समस्याएँ, जहर बरपाने की समस्याएँ नहीं आएँगी। लेकिन वर्तमान में समस्या तो जहर की ही है, और वास्तव में इस प्रमाणीकरण के माध्यम या कोई भी प्रमाणीकरण हो, उसमें हमारी फसलों का और हमारे उत्पाद का प्रमाणीकरण हो, तो वास्तव में ये परिणाम सफल रहेंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी खेती के लिए। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और ये समूचे वातावरण को स्वस्थ रखने की बात उन्होंने कही है। और उसमें से जो महत्वपूर्ण पहलू हमारी अन्य अतिथियों ने कहा, आदरणीय मुरलीलाल जी भाई साहब ने कहा, आदरणीय विनय कुमार जी ने कहा है, ये ज्वलंत मुद्दा है, और हमको वास्तव में इस पे ही कार्य करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बातें भी हैं, दूसरी बातें मैंने अपने घर में ही देखी हैं कि हमारे घर में 250 ग्राम जीरा एक बोतल में नया बाजार से लिया गया था, बोतल में रखा गया। मैंने देखा इसका कलर थोड़ा-सा हल्का-हल्का भूरा लग रहा है, और उस थोड़ा मैंने चुटकी भर जीरा लिया, और जैसे तम्बाकू हाथ में भीनते हैं उसको इस तरह से किया, तो देखा इसमें बहुत सारा पाउडर है। फिर पूरा मैंने जीरा अगर धोया, एक जो छन्नी होती है, चालनी, तो देख बाद में रिजल्ट ये मिला, परिणाम ये मिला कि वो जीरा आधा रह गया। आधे से अधिक उसमें या तो वो धूल था, या फिर क्या चीज़ ऐसी लगाई गई थी, पूरा
इस जो कचरा था वो अलग भग गया है। तो हमारी फसलें जो खड़ी हैं बाजार में वो और जो हमारे घर में आ गई हैं वो सभी असुरक्षित अभी हैं। किसी न किसी रूप से हम जहर खा रहे हैं या ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कतई अच्छी नहीं है। और ये योगाहार प्रोग्राम के माध्यम से ही ये जागरूकता आगे बढ़ रही है, कई लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसकी गति जैसे आदरणीय पवन सर कहते हैं, इसकी गति को और तेजी से होना आवश्यक है। आदरणीय मुख्य अतिथि को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, उनका अभिनंदन कि वो समूचे ग्रुप के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर। आपका मार्गदर्शन बहुत ही अमूल्य रहता है। और आदरणीय भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। हाँ, मैं बीच में चूंकि आपने जो जीरे की बात कही है आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, हमारा देश का हर नागरिक जान रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। जो मसाले में गरी का उसका लकड़ी का बुरादा का कलर मिर्ची के पाउडर में, हल्दी में, धनिया में, ये आप पानी में डालिए, पिसा हुआ धना जो आप बाजार से खरीदते हैं उसको पानी में डाल के देखिए, आपका नीचे क्या जीरे में जो है कंकड़ मिलाए जा रहे हैं। जो आपने जीरे की बात कही उसमें ये उसका वजन बढ़ाने के लिए जो इतना जबरदस्त जो है ये मिलाया जा रहा है, मिलावट चल रही है और हम खा रहे हैं। देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ धनिया जो आ रहा है मार्केट का, वो जो है उसमें मिलावट आ रही है। आप मिलावट से वो तो पैसा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को पैसे की कोई तकलीफ, लेकिन जो तुम अंदर खा रहे हो भाई इसका तो ध्यान रखो। लेकिन हम लापरवाही करके जानबूझ के जहर खा रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये योगाहार कार्यक्रम में जो आपका मार्गदर्शन और जो हमारे भाई बहन जो जुड़ रहे हैं, नाम सबका लेना मंच से अभी संभव नहीं है, परंतु जो भी जुड़ा है इस योगाहार कार्यक्रम, जो भी सहयोग कर रहा है, योग करा करके चीफ गेस्ट के रूप में मार्गदर्शन दे रहा है या सवाल कर रहा है, इनसे जो परिवर्तन आ रहा है। आज हमने अभी योग बहनों की क्लास में जब गए, जब बहनों ने इस योगाहार कार्यक्रम को सराहा और लिंक मांगी तो मुझे लगा वो शांति मिली गई, ये कार्यक्रम ठीक चल रहा है। तो जो भी भाई बहन जैसे अभी दो लगभग कोलकाता से बहुत भाई बहन जुड़े इसमें और निरंतर जुड़ेंगे भी। दिनेश जी सेमवाल जी हो, चाहे विनय कुमार जी हो, चाहे रंजना जी हो, चाहे कोई भी, सब जो है इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। और हम चाहेंगे कि हमारे जो मार्केट से दूषित भोजन हमें मिल रहा है, हमें अंदर दूषित भोजन नहीं करना है और नहीं करना है। यह संकल्प लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे योगाहार कार्यक्रम के सदस्य तो कम से कम यह शुरू कर दें कि हमको मार्केट का मिलावटी और दूषित भोजन और केमिकल युक्त भोजन बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे हम कुछ भी कर लें। नमक और शक्कर जहर है, इसको भी हमें, इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। चूंकि आज वो आपने जीरे की बात की कि उसमें जब आपने वो देखा तो उसमें मिलावट थी, हमने ऐसा मसाले को भी चेक किया है, यहाँ तक कि चावल भी प्लास्टिक के बनाए जाने लगे हैं, ये भी हमने देखा है। इस पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई जो है हमारे जो दूध, चावल, दूध और कई, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि हमें अपना भोजन कैसे कहाँ से लेना है, इस पर ध्यान दें। बस यही बात करना थी। जी, बहुत सुंदर सर कि आपने दिनेश सर ने कहा जीरा में, आपने कहा धनिया में, और हमने भी देखा है मिर्च में, जब पाउडर हम मिर्च पाउडर अगर मार्केट से अगर नहीं कभी हमने मिर्च पिसवाई अगर तो फिर हम मार्केट से लाए तो उसमें ज्यादातर केमिकल ही रहता है, कलर यूज करते हैं जैसे कि लाल दिखने के लिए भी वो भी केमिकल युक्त ही रहता है। तो ये सब हमें ध्यान देना चाहिए जैसा आपने कहा है। बहन जी, मेनपाल जी का भी हैंड रीच है बहन जी। तो मेनपाल भाई साहब को बुलाते हैं और बाद में हम हमारे मुख्य अतिथि के का एक गीत भी सुनेंगे। जी, आदरणीय मेनपाल भाई साहब। ओम सदन को प्रणाम। आज की वार्ता बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसे मुनीलाल भाई साहब ने बताया, जो जहरीली मूंग खाने से और जो मिलावट चल रही है मसालों में, और दिनेश सेमवाल जी ने बताया, अशोक सर ने बताया, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमने हल्दी का उत्पादन किया था, हमने मार्केट में वो जो हमारे कस्टमर जुड़े
हुए हैं, उन्होंने हल्दी दी, तो उनके बार बार फोन आने लग रहे, जी हमें 5 किलो और लाओ, 2 किलो और हल्दी लाओ। तो क्या है, उन्होंने क्या देखा, जो एक चम्मच बड़ी डालने से उनके सब्जी में कलर और स्वाद नहीं आता था, वो एक चुटकी भर में उन्होंने उनकी सब्जी में कलर और स्वाद उन्होंने मिला है। तो उन्होंने कहा, फिर मैं कहा भाई अब 15 मई के बाद जर्मिनेशन हो जाता हल्दी का, तो आगे आपको नवंबर से ही हल्दी मिलेगी, इससे पहले नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा, भाई साहब हमारी इतनी हल्दी बुक कर लीजिए, हमें तो इतनी हल्दी चाहिए, मैं जरूर आपको जरूर देंगे, जो हम आपको सब्जी खिला रहे हैं, अनाज खिला रहे, तो आपको मसाले भी खिलाएंगे। तो मैं यही बात कहता हूँ, मैं पहले रासायनिक 2014 से रासायनिक खेती करते थे, तो हमारे मूंग के अंदर 80% कीड़ा लग जाता था, उसको कीड़ा खा जाता था मूंग को। और अब हम 2014 बाद से किए हैं, अब 3 साल से मूंग उगा रहे हैं, एक फली के अंदर भी एक फली के अंदर भी मैं कहता हूँ उसके अंदर कीड़ा नहीं आया है, बड़ी लाजवाब फली है, भरपूर दाना होता है उसके अंदर, बहुत ही। मैं किसान जो भी भाई सुन रहा है, उसको सभी को कहता हूँ, आप धरती माँ को माँ समझकर उससे वादा करिए, वो आपके फसल के अंदर, आपके जो भी बागवानी कर रहा है, मोटी खेती कर रहा है, फसल सब्जी की कर रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कीट नहीं आएगा, ये मेरा अनुभव है। और बात से पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, खाद डालने के लिए और बीज खरीदने के लिए, उनका बीज जर्मिनेशन नहीं होता, पता नहीं वो कौन सा बीज होता है। मैं किसान को यही कहता हूँ, अपना खुद बीज तैयार करें, खुद अपनी खाद तैयार करें, खुद अपना पेस्टिसाइड तैयार करें, मार्केट में लाने की बजाय देने का प्रयत्न करें, तभी हमारे पास 2 पैसे की बचत आएगी और आने वाले समय में उस पैसे को अच्छे कार्य में लगा सकेंगे। धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलता है, जितने ज्यादा भाई बहन जुड़े बहुत ही अच्छा है। जो हमारे कलकत्ता से भाई बहन जुड़े हैं, हमारे गोविंद प्रसाद जंगारा जी है, जो बहुत ही अच्छे हैं, जो जोड़ रहे हैं, और अच्छा जो मार्गदर्शन उनसे मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो कलकत्ता टीम को पूरी को तालियों का से आभार करें। जैसा आदरणीय मणिपाल जी ने कहा है, पूरे परिवार को बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शाहजीवाद। और उनका गीत आदरणीय रंजना जी सुनवा दीजिएगा। और जी जी भाई साहब, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गोविंद प्रसाद जी लेफ्ट हो चुके हैं, तो उनका ही गीत हम आदरणीय हीरालाल भाई साहब के पास जाते हैं, वो सुनाए। वो आज आपने गीत सुनाया, वो गीत हीरालाल भाई साहब सुनाएंगे और फिर बाद में सबका आभार भी करेंगे। जी हीरालाल भाई साहब। जी बहन जी, ओम राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सोच रहा था बेहतर होता कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि आज जो गीत मैंने सुनाया था उसको वो सुनाते अपनी सही उसमें, और साथ में उसका अर्थ भी बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन चलिए ठीक है, जी तो हाँ। उनको कुछ काम रहा होगा, चले जी। गए हैं, तो कुछ रहता है व्यस्तताएं। तो अब आप जानते हैं, मैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, बंगाली से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो वो तो प्रयास किया था मैंने ऐसे ही, तो फिर उसी को प्रयास करता हूँ, आपकी सबकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए। और सभी को आभार स्वरूप खास तौर से आदरणीय पवन सर को, कि जिन्होंने इस गीत को भी संज्ञान लिया और मेरा नाम उच्चारित किया इस गीत के माध्यम से, तो मुझे भी ऊर्जा मिली। आप सभी श्यामलाल जी, मुन्नीलाल जी, आप सभी ने भी नाम लिया, इसके लिए आभार स्वरूप उस गीत को सुनाने का प्रयास करता हूँ। যদি তোর ডাক শুনে যেও না রাতে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোরে যদি তোরে যদি তোরে ডাক শুনে যেও না রাতে, তবে একলা চলো রে।
इसका हिंदी अर्थ है छोटा सा। यदि आप कुछ अच्छी बात कह रहे हो, कोई अच्छा संदेश दे रहे हो और सामने वाला आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर गंभीरता से ले रहा, तो आप अकेले चल दो, चल पड़ो, अकेले ही चल दो, किसी का इंतजार मत करो। आगे है, जोड़े को कोठा ना को और भाला, जोड़े सोवाए ताके मुखे तेरा है सोवाए, तो वे फौरन खोले वो तुए मुखे पुट तोरे, मनर कोठा एकला बोला रे, अरे मनर है कोठा एकला बोले रे, जुदी तोरे ढाकने जोड़ा रासे, तब एकला चलो रे, जोड़े सोवाई घर जय हो, जोड़े मोहन पोते जावर कले क्यों चावा, तबे पोतर कांडो तोए रक्त मोखम, तोरे मोके चरे तोले एकला चलो रे, तोरे चरे तोले एकला डोलो रे, जुड़ी तोरे डाक चोड़े जौना रासे, तबे एकला चलो रे, जोड़े आलो ना बेरे मोरे मो भागा, जोड़े जोरे बड़ोले आधार ते द्वारा, तो वे गुजर रोले अपन बुकर पांजोर, जालिनी है एकला जोलो रे, अरे ते एकला जोलो रे, जुड़ी तोरे ढाकने जौनारा से, तबे एकला चलो रे। ये बहुत प्रसिद्ध गीत है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित गीत है, और जितना जो कुछ ये बन पड़ा है। ताली बजा लें दो पहले, हम लोगों को ताली बजा लें दो पहले, फिर बताइए। जी जी, बहुत सुंदर प्रयास किया। क्या अभी किया है। आपको एक भाषा का, जैसे महाराष्ट्र हो, बंगाली और पंजाबी, सब गीत का आपको गाना है, प्रयास करना है हीरालाल भाई साहब। चलिए, आभार भी करा दीजिए हीरालाल भाई साहब। जी जी, मुनीलाल जी का आदेश था ना कि पहले हमें ताली बजा लेने दीजिए। हाँ, चैन नहीं पड़ रहा था, सुन के ऐसा लग रहा था कि पहले ताली बजा लें, क्योंकि आपकी जी। प्रतिभा जो है बहुत सुंदर, अच्छा लगा, क्योंकि आपकी प्रतिभा की कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आवाज भी सुंदर। तो मैं, जैसा कि आदेश हुआ है, सबसे पहले तो आदरणीय गोविंदा जी और गोपाल जी, जो दोनों कृष्ण के नाम से हैं, कृष्ण जी भगवान जी के, और कृष्ण भगवान का सीधा संबंध गोपालन से है, गायों से है, और गायों का सीधा संबंध खेती से है। ये सब हमने कनेक्टेड हैं और इसी दिशा में हम सब आप मिलकर काम कर रहे हैं। तो पतंजलि समृद्धि से हमारे आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय पवन सर को ही आभार प्रकट करता हूँ पतंजलि किसान से, और आदरणीय मुनीलाल जी, हमारी रंजना बहन जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह भगदावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे सर, गजानंद बाजड़ जी, कल्पना खोटेले जी, कृष्ण कुमार महतो जी, मैनपाल गोडारा जी, मिथिलेश सिंह जी, निर्मला जोशी जी, निर्मला जोग जी, ओंकार नाथ जी, प्रणाली मराठे जी, पुरावी हल्दार जी, रंजना इनके बहन जी हमारी, रूप सिंह राजपूत जी, रूमी राम जायसवाल जी, श्रीकांत झोपे जी, शोभावती मौर्य जी जबलपुर से, अद्भुत, बहुत बहुत साधुवाद, मुझे पता ही नहीं था आप भी जुड़ी हैं, तुलाराम पटेल जी, वैशाली जी, विनायक जी, और योगहार रिकॉर्डिंग वाले श्री जी। और इसके पहले सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, आज रिकॉर्ड एक और बना है कि 20 लोग 7 बजे तक 20 लोग पश्चिम बंगाल से थे केवल, और केवल ये बड़ा रिकॉर्ड है। तो उन सबको भी जो पहले जुड़े रहे हैं और कुछ दिन पहले बाहर गए हैं, तो उन सभी को आभार, और जिनको मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी का आभार, और उनका विशेष आभार जिन्होंने मुझे इस बड़े दायित्व के लिए आभार प्रकट करने के लिए मुझे अवसर दिया। आप सभी का पुनः साधुवाद। ओम जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हमारी पुष्पावती बहन, दीदी बहन मौर्य जी,
प्रकट हों। आपका बहुत, आप जो है ऐसे ऐसे फल दिखाती हैं, किसान खेती करके और बहनों को मोटिवेट करती हैं। बहुत ही ऊर्जावान बहन है, जबलपुर से हैं बहन जी। आपका स्वागत है युवा कार्यक्रम में। इसी ओम प्रकार का भाई जी आशीर्वाद बनाए बहुत बहुत रहेगा। धन्यवाद। ओम भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। आप जो जी। इतना सम्मान बहनों को देते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो खोलिए आप बहन जी, थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए। अभी काम कर रही हूँ किचन में। भाई जी ने आह्वान किया था कि किचन में काम चलिए, करते हुए जुड़ सभी जाए। बहनों को काम ही रहता है, सभी बहनों को काम ही रहता है, सुबह सुबह किचन का ही इसलिए काम बहन जी, रहता है। बहन जी को मैंने कहा था कि जैसे रोटी बनाते रहो, सब्जी बनाते रहो, किसी प्रकार से आप बने रहो, वीडियो बंद रखो, ऑडियो बंद रखो और अपना सुनते रहो। तो सोमवती बहन जी ने वही काम किया। तो आपको प्रणाम। क्योंकि बहनों को बहुत काम रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ करना, घर का काम। तो बस जी अभी वीडियो। हाँ ये हाँ, राम पद्मावत भी दिख रहे हैं। जी हाँ, आपने बस सही बात कही है कि बहनों को सब काम रहता है। कि अगर आप अभी घर में होंगे तो आपको गए यहाँ से तो फिर चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। मगर हम बहनों को तो बस हमें जाना है और हमें खुद बनाना पड़ता है, ये रहता है ना। बहन जी लगा लो भाई, हम लोग सहयोग करेंगे इस बनवाने में। सब्जी वब्जी नाश्ता बना बन लेते रहा हैं। है। हम इतना अच्छा भोजन बना लेते हैं, कोई बनवा के तो दिखाए। सही में बना लेते हैं, बहुत रोटी भी अच्छी बना लेते हैं, सब्जी भी अच्छी बना लेते हैं। नहीं, तो अभी हम एक जगह जगह मिलेंगे सभी, तो सभी भाइयों को हम्म, की तरफ से हम भोजन व्यवस्था कराएंगे तो फिर हाँ बिल्कुल, बढ़िया। हम बना के खिलाएंगे। जी हीरालाल जी के जो है बस गीत सुनते चले और बस हीरावन भाई जी ने बस बहुत सुंदर बंगाली गीत गाया। इतनी सारी प्रतिभा तो है आपके पास, लेकिन ये गीत सुनकर मन बहुत आनंदित था भाई जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इनमें बहुत बहुत इनमें इनमें अभिनंदन दीदी रहेगा। बहुत कला है। हीरालाल जी में बहुत कला है। ये कहूँ हाँ बहुत बंगाली गा बहुत दें, कहूँ अंग्रेजी में गा दें, कहूँ कछु स्वामी रामदेव योग जी तो बन जाए। इतने सुंदर। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, हम कह रहे स्वामी जी कहाँ से आ गए थे, हैं? योग मैं तो देखो बहुत क्या सुंदर करिए, चलाएंगे। छोटे स्वामी जी का, छतरपुर के स्वामी जी का कला है इनमें। बहुत सुंदर। राम पद्मावर जी। ओम सर ओम। ओ सर छतरपुर जा रहा हूँ, झांसी से निकला हूँ। टीकमगढ़ की छतरपुर। गाड़ी दिखी तो याद आई। बोला यार टीकमगढ़ की गाड़ी में बैठू या छतरपुर जाऊँ। छतरपुर चले जाओ, ठीक है। सर छतरपुर है दिल्ली में, ये टीकमगढ़ पास तो छतरपुर है। हाँ हाँ, छतरपुर जा रहा हूँ। चले जा छतरपुर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल भाई साहब, बहुत सुंदर गीत गाया, वो भी मधुरता के साथ। बहन जी चलिए, रोटी बना धन्यवाद लो, दोनों बहन जी को, आदरणीय रोटी सभापति बनाओ। बहन जी को, आपको भी, हाँ, भाई साहब रोटी यादव जी बनाओ को। जाओ। हैं? अब हमने इनसे कही, बहन जी इनसे कही रोटी बनाओ जाओ। हैं? सबको खवाओ।